हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए कैंपिंग और हाइकिंग की कुछ डरा देने वाली ऐसी कहानियां लाया हूं जिन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक गुजारिश है। अगर ये कहानियां आपको अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमें कमेंट्स में बताना कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी कहानियां सुनने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। मेरी गर्लफ्रेंड और मैं अक्सर वीकेंड पर कैंपिंग ट्रिप्स का आनंद लेते थे। हम दोनों वर्जीनिया के एपलाचियन इलाके में रहते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम एपलाचियन पर्वतमाला या उसके आसपास नई जगह ढूंढ ही लेते थे। वीकडेज में हम दोनों का काम काफी तनाव भरा होता था, इसलिए वीकेंड पर प्रकृति के बीच जाकर घर से दूर रहना हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। जब ये घटना हुई तब तक हम दोनों एपलाचियन पर्वतमाला में दर्जनों कैंपिंग ट्रिप्स कर चुके थे, लेकिन उनमें से किसी का भी अंत ऐसा नहीं हुआ था। वो एक शनिवार की सुबह थी और हमने एक छोटे से 3 मील वाले ट्रेल का चुनाव किया जो पहाड़ के एक समतल हिस्से में एक अच्छे और एकांत कैंपग्राउंड तक जाता था। हम पहले कभी इस खास जगह पर नहीं गए थे, लेकिन गूगल पर इस ट्रेल के जितने रिव्यूज थे उनसे हमने अंदाजा लगाया कि ये काफी मशहूर ट्रेल और कैंपग्राउंड होगा। हमने अपने बैग तैयार किए, ट्रक में कैंपिंग का सामान पैक किया और फिर वहां के लिए निकल पड़े। हमारे घर से वहां तक सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन जैसे जैसे हम करीब पहुंचे बारिश काफी बढ़ने लगी। यहाँ पहाड़ों के आसपास ये आम बात होती है, इसलिए हम बारिश में बाहर रहने के आदी थे और ये हमें इतना भी परेशान नहीं कर पाई कि हम वापस मुड़ जाते। हम ट्रेल हेड तक पहुंचे जो असल में सड़क के किनारे ही था, और हमने वहां एक और कार को सड़क के किनारे पार्क किए हुए देखा। ट्रेल की लोकप्रियता को देखते हुए हमें उम्मीद थी कि और लोग होंगे, लेकिन खुश भी थे कि ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जैसे ही हम अपना सामान निकालने लगे, मेरी गर्लफ्रेंड ने गौर किया कि पार्क की गई कार का पैसेंजर दरवाज़ा कुछ इंच खुला हुआ था। हम दोनों ने आसपास देखा कि कहीं कार का मालिक तो नहीं है, लेकिन किसी के ना दिखने पर मैंने वहां जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, क्योंकि हमने सोचा कि शायद मालिक ने गलती से इसे खुला छोड़ दिया होगा। पूरी पैसेंजर सीट बारिश से भीग चुकी थी, लेकिन कम से कम अब और नहीं भीगेगी। मैं वापस अपनी कार के पास आया, अपना सामान उठाया और फिर हम दोनों ट्रेल पर चल पड़े। हमने इस बारे में बात की कि कितना अजीब था कि दरवाज़ा खुला हुआ था, और ज़्यादातर लोगों को ये तो पता ही चल जाता है कि उनकी कार का दरवाज़ा खुला होने की वजह से वो लॉक भी नहीं हो पा रही। मैं ये बताना भूल गया कि वो एक काफ़ी महंगी और नई कार थी, जिससे ये और भी अजीब लग रहा था। खैर, इस समय तक बारिश और तेज हो गई थी, इसलिए हमने कैंप साइट तक पहुंचने और टेंट लगाने के लिए तेज़ चलना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि हमें वहां तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे लगे, क्योंकि ज़्यादातर रास्ता ऊपर की ओर चढ़ाई वाला था। जब हम वहां पहुंचे तो सबसे पहले हमने देखा कि उस समतल इलाके के बीच में पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था। वो काफ़ी छोटा था, निश्चित रूप से एक व्यक्ति वाला टेंट। हमने सोचा कि शायद वो व्यक्ति बारिश से बचने के लिए अंदर होगा, इसलिए हम साइट के एक दूर के कोने में जाकर अपना टेंट लगाने लगे। हम 1 घंटे तक अंदर बैठे, अपने साथ लाया हुआ खाना खाया और अपनी कुछ चीज़ों को सूखने के लिए बिछा दिया। फिर हमने बाहर आवाज़ें सुनी। टेंट पर पड़ रही बारिश की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम उनकी बातें नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए मैंने टेंट का फ्रंट जिप खोला और बाहर झांक कर देखा। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि 2 आदमी हमारे टेंट से सिर्फ कुछ फीट दूर घुटने टेके हुए हमें देख रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराया
और अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि वो दूसरे वाले टेंट में ठहरे हुए हैं और कुछ दिनों से यहीं पर हैं। मैंने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड और अपना परिचय दिया और बताया कि हम सिर्फ एक रात के लिए यहाँ आए हैं। फिर वो वापस चले गए और मैंने टेंट का जिप बंद करके अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा। पूरी बातचीत थोड़ी अजीब लगी और वो दोनों भी कुछ असामान्य व्यवहार कर रहे थे। मैंने देखा कि दोनों आदमी टाइट फिटिंग वाली जीन्स और साधारण टी शर्ट पहने हुए थे और उनका टेंट दो बड़े आदमियों के लिए बहुत छोटा था। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो वहाँ कैंपिंग या हाइकिंग के लिए आए थे और ना ही कई दिनों से यहाँ थे, जैसा कि उन्होंने कहा था। हमने टेंट का जिप थोड़ा खुला छोड़ने का फैसला किया ताकि हम उन पर नज़र रख सके, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो। एक और घंटा बीत गया और हमने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। असल में हमने कुछ भी नहीं देखा। शायद वो दोनों पूरे समय अपने टेंट में ही सिमटे बैठे थे। खैर, इस समय तक बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए हमने रात को आराम करने और स्लीपिंग बैग तैयार करने का फ़ैसला किया। मैंने टेंट का जिप बंद किया और अपनी गर्लफ्रेंड के बगल में लेट गया। मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी सो गया था, क्योंकि लेटने के बाद की कोई भी बात मुझे याद नहीं है। लेकिन रात को कुछ घंटे बाद मैं टॉयलेट जाने की वजह से जाग गया। अभी भी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने अपना प्लास्टिक का रेन पोंचो पहना ताकि मैं फिर से भीग ना जाऊं। फिर मैं टेंट से कुछ फीट दूर एक पेड़ के पीछे गया, लेकिन बारिश की आवाज़ के बीच मुझे फिर से आवाज़ें सुनाई दी। ये समझना मुश्किल था कि वो किस दिशा से आ रही थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। फिर मैंने दूसरे वाले टेंट की ओर देखा और नोटिस किया कि उसका फ्रंट जिप खुला हुआ था। अंधेरे और बारिश की वजह से साफ देख पाना मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा कि उसके अंदर कोई नहीं था। मुझे याद था कि उन आदमियों ने मुझे बताया था कि वो रात भर टेंट में ही रुकने वाले हैं, इसलिए ये देखकर मैं और भी चिंतित हो गया। मैं वापस दौड़कर अपने टेंट में गया और अपनी गर्लफ्रेंड को जगाया, उसे स्थिति के बारे में बताया। वो साफ तौर पर थकी हुई थी, लेकिन मैं देख सकता था कि वो भी मेरी तरह ही चिंतित थी। जैसे ही हम चर्चा कर रहे थे कि क्या करें, हम दोनों ने फिर से कुछ आवाज़ें सुनी हमारे टेंट के बिल्कुल पीछे से। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन मैं जानता था कि टेंट के अंदर बैठे रहना अब सुरक्षित नहीं लग रहा था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से जल्दी से बैग पैक करने और निकलने के लिए तैयार रहने को कहा। फिर मैंने एक छोटा पॉकेट नाइफ उठाया, तेज़ी से बाहर निकला और पेड़ों की ओर देखा। मैंने उन दोनों आदमियों को वहाँ खड़े देखा, हमारे टेंट से सिर्फ कुछ फीट दूर। मुझे वो पल बहुत साफ तरीके से याद है, क्योंकि वो दोनों आदमी बिल्कुल भावहीन चेहरे से मेरी ओर देख रहे थे। उन्होंने कोई भाव नहीं दिखाया और ना ही हिले डुले। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये आदमी कुछ भयानक करने की योजना बना रहे थे। मेरे हाथ में चाकू देखकर वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरे थे। एक सेकंड बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने टेंट से बाहर झांका, जिससे मेरा ध्यान उसकी तरफ गया और मैंने उसे पहाड़ के नीचे वाले ट्रेल की ओर भागने के लिए कहा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा और अपना बैग टेंट में ही छोड़ दिया। जैसे ही हम कैंप साइट के किनारे पहुंचे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो दोनों आदमी अभी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने हमारा पीछा करने की कोशिश भी नहीं की, बस डर के मारे भागते हुए हमें देखते रहे। हम लगभग 10 मिनट तक पूरी तेजी से भागे, फिर बाकी का रास्ता तेज कदमों से चले। जब हम अपनी कार तक पहुंचे तो देखा कि दूसरी कार अभी भी वहीं थी, लेकिन उसका पैसेंजर वाला दरवाज़ा फिर से खुला हुआ था। मैंने तुरंत गाड़ी चलाई और नज़दीकी गैस स्टेशन पर पहुंचा, जहां से हमने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ मिनट बाद पुलिस वहां आई और हमने उन्हें सारी घटना के बारे में बताया। कुछ दिन बीत गए और फिर हमें जो जानकारी मिली उससे सब कुछ और भी डरावना हो गया। एक अधिकारी ने उस इलाके की जांच की तो पता चला कि वो कार एक बुजुर्ग आदमी की थी,
जिसकी हाल ही में गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। कार का सारा सामान चोरी हो चुका था और उन्होंने पुष्टि की कि कैंप ग्राउंड पर लगा टेंट भी उसी बुजुर्ग का था। हालांकि उन दोनों आदमियों का कोई पता नहीं चला और जूतों के निशानों के अलावा और कोई सबूत भी नहीं मिला। वो बुजुर्ग आदमी भी नहीं मिला और जहां तक मुझे पता है आज तक वो मिला भी नहीं है। ये जानकर मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे बहुत डर लगा। हम किसी भयानक घटना से सिर्फ कुछ सेकंड्स दूर थे। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो दोनों आदमी असल में करने क्या वाले थे, लेकिन पूरी स्थिति को देखते हुए हम सभी बस एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, आज भी उन दोनों आदमियों की वो तस्वीर जब वो मेरे सामने खड़े थे मेरी यादों में जिंदा है। मैं महीनों से एक हाइकिंग ट्रिप के बारे में सोच रहा था। मेरी पूर्व पत्नी लीजा और मैं शादी के दौरान अक्सर हाइकिंग पर जाया करते थे, इसलिए अब अकेले वहां जाना थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन जो भी कुछ हुआ था उसके बाद मुझे लगा कि अकेले समय बिताने से शायद मेरे दिमाग को शांति मिलेगी। मैंने केवल जरूरी सामान ही साथ लिया और जंगल की गहराइयों में चला गया। वो ट्रेल अब ज्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाती थी, इसीलिए मुझे वो पसंद थी। पहले कुछ घंटे शांतिपूर्वक बीते। जूतों के नीचे पत्तियों की खड़खड़ाहट और दूर पक्षियों की आवाजें मुझे अच्छे पलों की याद दिला रही थी। मैंने एक छोटी सी खुली जगह पर नदी के किनारे अपना टेंट लगाया। ये वो जगह थी जिसे मैं अच्छी तरह से जानता था। मेरी योजना थी कि रात वहां बिताकर अगले दिन थोड़ा और हाइक करूं और फिर वापस लौट जाऊं। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा जंगल बिल्कुल सन्नाटे में डूब गया। पहले तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि मुझे वो शांति पसंद भी आई। लेकिन जब अंधेरा और गहरा हो गया तो मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं उस एहसास से छुटकारा नहीं पा सका कि मैं अकेला नहीं हूं। हालांकि पूरे दिन में मैंने एक भी इंसान नहीं देखा था। मैंने सुरक्षित महसूस करने के लिए एक छोटी सी आग जलाई। लपटें हवा में नाच रही थीं, पेड़ों पर छायाएं बना रही थीं और मैं नदी की आवाज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो एहसास कि कोई मुझे देख रहा है गायब नहीं हो रहा था। हर छोटी सी आवाज से मैं चौंक जाता था। टहनी का टूटना, झाड़ियों में कुछ हिलना, ये जंगल में सामान्य आवाजें थीं, लेकिन अंधेरे में ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मेरे करीब आ रही है। मैं खुद को समझाता रहा कि मैं बस कल्पना कर रहा हूं। मैं पहले भी यहां आ चुका था और मुझे पता था कि अंधेरे में जंगल आपके दिमाग के साथ खेल सकता है। फिर भी मैं बार बार चारों ओर देख रहा था, ये उम्मीद करते हुए कि आंख की रोशनी से बाहर कोई या कुछ खड़ा होगा। वक्त बीतता रहा और आखिरकार मैंने सोने जाने का फैसला किया। मैंने आग बुझाई, टेंट के अंदर चला गया और सोने की कोशिश की। रात के किसी समय मैं जाग गया। मुझे कुछ गलत लग रहा था। हवा बहुत स्थिर थी और बहुत भारी थी और वो डरावना एहसास कि मैं अकेला नहीं हूं अब और भी तेज हो गया था। मैं बिल्कुल स्थिर होकर बाहर की आवाजें सुनने लगा और फिर मैंने कुछ सुना। तंबू के बाहर एक हल्की सी सरसराहट, वो बहुत धीमी थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या था, लेकिन मुझे पता था कि अब मैं अकेला नहीं था। मैंने चुपचाप अपनी टॉर्च की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे जलाया, पूरे टेंट में रोशनी भर गई। फिर वही सरसराहट अब और करीब आ गई, ठीक मेरे टेंट के बाहर। मुझे अब देखना था कि वो क्या है। धीरे धीरे मैंने टेंट का जिप थोड़ा खोला, बस झांकने भर के लिए। टॉर्च की रोशनी किसी चीज पर नहीं, किसी इंसान पर पड़ी। एक व्यक्ति कुछ फीट दूर जंगल के किनारे खड़ा था। मेरे पेट में ऐंठन सी हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो कौन था, लेकिन वो सीधे मेरे टेंट की ओर देख रहा था। और सबसे अजीब बात, वो बिना हिले डुले
बिल्कुल जम कर खड़ा था, जैसे कोई लाश हो। वो वहां काफी देर से एकदम खामोश खड़ा था। मैं जम गया। टॉर्च को इतनी जोर से पकड़े हुए था कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा। कौन होगा जो आधी रात में जंगल में बिना कुछ किए, बिना आवाज किए बस ऐसे ही खड़ा रहेगा, बिना हिले डुले ऐसे देखता रहेगा। उस वक्त मैं सांसें भी नहीं ले पा रहा था। बिना सोचे मैंने धीरे से टेंट को फिर से बंद कर दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मिनट बीत गए, शायद कुछ घंटे भी। मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मुझे पता था कि वो अभी भी वहीं था, मेरा इंतजार कर रहा था। मैं रात भर नहीं सोया, बस वहीं बैठा रहा, टेंट की दीवार को घूरता रहा और कान लगाकर सुनता रहा। जब सुबह की पहली रोशनी दिखाई दी तो मैंने धीरे से टेंट को फिर से खोला, ये उम्मीद करते हुए कि वो व्यक्ति चला गया होगा। मैंने देखा वो जगह अब खाली थी, लेकिन जहां वो खड़ा था वहां घास दबी हुई थी। इसका मतलब मैंने कोई कल्पना नहीं की थी। वो वाकई वहां था, ठीक वहीं, और मुझे देख रहा था। मैंने जल्दी से सामान बांधा और उस कैंपसाइट से भाग निकला। मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब मुझे हाइक नहीं करनी थी, मैं बस वहां से निकलना चाहता था। मैं कभी उस ट्रेल पर वापस नहीं गया। आज भी मुझे नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन था या वो वहां क्यों था। शायद वो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसका वैसे खड़े रहना, बिना कुछ कहे या किए सिर्फ मुझे घूरते रहना, ये सामान्य नहीं था। मैं कभी कभी उस रात के बारे में सोचता हूं कि अगर मैं वहां एक और रात रुका होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने क्वालिटी टाइम बिताने के लिए एक घाटी में कैंपिंग करने का फैसला किया। हम हमेशा कई लोगों के साथ वहां जाते थे, लेकिन ये पहली बार था जब सिर्फ हम दोनों ही थे। हम अपनी कार से निकले और हमारा कैंपिंग स्पॉट 1 माइल की हाइक के बाद था। हम अपना सामान कार से निकालने लगे, लेकिन तभी हमने देखा ट्रेल हेड से 2 अजीब से दिखने वाले लड़के निकले। उन्होंने हमें अजीब तरीके से घूरा और फिर वो अपने पुराने कैंपर वैन में वापस चले गए। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और हम अपने कैंपिंग स्पॉट की ओर बढ़ गए। मैं पहले भी इस इलाके में कई बार कैंपिंग कर चुकी थी, इसलिए मुझे ये जगह अच्छी तरह से पता थी। वहाँ मुझे कई अलग अलग कैंपिंग स्पॉट्स के बारे में पता था और मैंने हमारे लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढने के लिए उन सभी जगहों को चेक किया। मैंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर की तरफ कोई और कैंपिंग कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे का एक स्पॉट चुना जहां हम दूसरों की नज़रों से दूर रहेंगे। लेकिन फिर भी हमें ऊपर से 2-3 लोगों के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। हमारा सामान सेटअप करते करते अंधेरा होने लगा था, इसलिए मैंने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर दी। तभी अचानक एक आदमी कहीं से प्रकट हो गया और हमसे पूछने लगा कि क्या हमें कोई मदद चाहिए। मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर उसने हमें $10 में आग जलाने के लिए लकड़ियों का एक बंडल बेचने की पेशकश की। मैं हंस दी, क्योंकि हम जंगल में थे, यहाँ तो जमीन से मुफ्त में लकड़ियां उठाई जा सकती थीं। लेकिन फिर उसने कहा कि हमें ज्यादा लकड़ियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसने पिछले कुछ हफ्तों में सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थीं। ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा, कुछ हफ्तों से? तुम यहाँ कितने समय से कैंपिंग कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि लगभग 1 महीने से। मुझे पहले से ही उसे देखकर थोड़ा डर लग रहा था। फिर उसने दावा किया कि वो वहां अकेला ही था। मैंने पूछा, अगर तुम यहाँ अकेले हो तो फिर मैंने तुम्हें किसी और के साथ बात करते हुए कैसे सुना? वो हकलाने लगा, वहां कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो नदी के दूसरी तरफ कैंपिंग कर रहे हैं। फिर उसने हमें बताना शुरू किया कि वहां आने के बाद से वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। वो पेंसिल्वेनिया से था
लेक्सिंगटन तक बस से आया था और उस जगह के पीछे के जंगल में रहता था। किस्मत से मैं भी उसी इलाके में काम करती थी। मुझे पता था वो किस जगह की बात कर रहा था, क्योंकि मैं रोज उन जंगलों से होमलेस लोगों और ड्रग एडिक्ट्स को आते जाते देखती थी। इसका मतलब साफ था, वो एक होमलेस आदमी था जो किसी तरह उस घाटी तक पहुंच गया था और फिर उसने वहीं रहने का फैसला किया। वो सांपों, कीड़ों और लकड़ियां बेचकर मिले पैसों से गुजारा कर रहा था, लेकिन उसने कहा कि हम पिछले कुछ हफ्तों में उसके द्वारा देखे जाने वाले पहले लोग थे। उसकी कहानियां बहुत अजीब लग रही थीं और मुझे पता था कि वो हमसे झूठ बोल रहा था। वो अकेला नहीं था, भले ही वो ऐसा दावा कर रहा था। वो हमें अपने कैंप में भी लेकर गया जहां कई लोगों का सामान था। उसने कहा कि वो ऊपर वाली कैंप साइट में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहां से सब कुछ और सब लोग साफ साफ दिखाई देते हैं। फिर उसने हमारे कैंप साइट की तरफ इशारा किया। वहां से हमारी कैंप साइट बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। अब तक अंधेरा हो चुका था और उसने हमारी आंख जलाने में भी मदद की। मैं बड़ी विनम्रता से उसे वापस पहाड़ी पर जाने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी, ताकि मैं ये सब चीजें समझ पाऊं। जब वो चला गया तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड से फुसफुसाते हुए कहा, मैं यहां नहीं सो पाऊंगी जब तक वो शक्की होमलेस क्रीप ठीक हमारे ऊपर वाली पहाड़ी पर मौजूद है। हमारे पास खुद को बचाने के लिए ना तो बंदूक है और ना ही कोई चाकू, और ना ही हम अपना कुत्ता लेकर आए हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने किसी तरह मुझे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लिया, लेकिन रात होते ही हमें अपने टेंट के आसपास टहनियों और डालियों के टूटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे टेंट के आसपास ही धीरे धीरे घूम रहा हो, और मैं जानती थी वो वही आदमी होगा। वो जरूर बाहर खड़ा होकर हमें देख रहा होगा। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, यहां से चलो, अभी चुपके से अपना सामान समेटते हैं और यहां से भागते हैं। और हमने ऐसा ही किया। हालांकि हम अपना नया टेंट वहीं छोड़ गए, क्योंकि उसे उठाने से शोर होता और उस आदमी को पता चल जाता कि हम जा रहे हैं। जैसे ही मैं अपना बैग उठाकर खड़ी हुई, वो आदमी दूर से चिल्लाया, अरे इतना जल्दी जा रहे हो? उसकी आवाज सुनकर डर मेरे ऊपर हावी हो गया। हम वहां से जितनी तेजी से निकल सकते थे निकल गए। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब हम भाग रहे थे तो वो आदमी हमें वापस आने के लिए चिल्ला रहा था। उसे सुनकर हम और तेजी से भागे। मेरे दिमाग में तो बस यही चल रहा था कि आज या तो हमें लूटा जाएगा या फिर रेप या मर्डर किया जाएगा, क्योंकि मैं जानती थी कि वो वहां अकेला नहीं था। उसकी कहानियां मेल नहीं खाती थीं और उसके बैकग्राउंड से लग रहा था कि वो किसी चीज से भागकर वहां छुपा हुआ था और ऑफ द ग्रिड जीवन जी रहा था। अगली सुबह मैंने रेंजर्स को फोन किया और उस आदमी के बारे में सब कुछ बताया। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऑफिसर्स ने उसे जल्दी से पकड़ लिया हो और वहां से हटा दिया हो। लेकिन अब वो वहां हो या नहीं, इस किस्से के बाद मैं वहां कैंपिंग करने दोबारा कभी नहीं गई। ये कई साल पहले अप्रैल 2009 की बात है। मैंने कॉलेज का पहला विंटर क्वार्टर पूरा किया था और स्प्रिंग ब्रेक का मजा ले रहा था। मैं और मेरे 3 दोस्तों ने बाहर जाने का फैसला किया। मैं वेस्टर्न वॉशिंगटन में रहता हूं और वहां बेलिंगम बे और सैमिश बे के किनारे एक सड़क है जो प्यूजेट साउंड के उत्तर में है। इसे चकनट ड्राइव कहते हैं और ये ड्राइव करने के लिए एक मजेदार रास्ता है, क्योंकि ये कुछ देर के लिए एक चट्टान के किनारे से जाता है और नीचे पानी का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। रास्ते में कई जगहों पर गाड़ी रोककर तस्वीरें लेने और टूरिस्ट वाली चीजें करने के लिए कई मोड़ मिलते हैं। मेरे दोस्त और मैं वहां गए और हमने एक ऐसे ही मोड़ पर गाड़ी रोक दी जहां से हम पानी के किनारे तक पैदल जा सकते थे। हमारा प्लान था कि वहां लंच करेंगे
बियर पिएंगे और दिन का आनंद लेंगे। जिस रास्ते से हम नीचे उतरे वो ट्रेन की पटरियों के पास जाकर खत्म होता था, जो कि ऊपर वाले हाईवे की तरह ही समुद्र तट के किनारे किनारे चलती थी। ये डिटेल यहाँ मायने रखती है क्योंकि वहाँ अक्सर कई आवारा और अजीबोगरीब लोग घूमते रहते थे। असल में हम पटरियों के दूसरी तरफ खाड़ी के किनारे कुछ बहकर आई लकड़ियों पर बैठे थे और जब हम वहाँ टाइम पास कर रहे थे तो हमने ऐसे कई लोगों को गुजरते हुए देखा था। किसी ने हमें परेशान नहीं किया और हमने भी किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन उनमें से आधे लोगों ने खुद को कंबल और टाप्स में लपेट रखा था। हम शायद वहां 1 घंटे तक बैठे रहे और फिर एहसास हुआ कि वो जगह हमारे सोच से कहीं ज्यादा बोरिंग थी, इसलिए हमने वहां से निकलने और कुछ और करने का फैसला किया। जैसे ही हम जाने लगे हमें एक रास्ता दिखा जो हमारे आने वाले रास्ते से ज्यादा अच्छा लग रहा था। हमने उसी रास्ते से ऊपर चढ़ना शुरू किया और यहीं से हमारा दिन अजीब होने लगा। जैसे ही हम उस नए रास्ते पर चढ़ने लगे हम सभी ने देखा कि वहां एक कंबल या कोई चीज किसी ठोस वस्तु पर लपेटी हुई थी। ये साफ दिख रहा था कि वहां कोई बड़ी चीज ढकी हुई थी, पर इतनी बड़ी नहीं कि कोई इंसान हो। लेकिन हमें तुरंत एहसास हो गया कि वो एक लाश थी। आज भी मुझे याद है कि कैसे मैं अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहा था, हे भगवान, कोई बच्चा ना हो, प्लीज कोई बच्चा ना हो। जब हम उसके पास पहुंचे तो पता चला कि वो कोई मरा हुआ बच्चा नहीं था, बल्कि एक मरा हुआ कुत्ता था। उस कुत्ते का सर गायब था। किसी ने उसका सर कॉलर के ठीक ऊपर से बहुत सफाई से काट दिया था और उसका कॉलर अभी भी उसके गले में ही था। वहां जरा सा भी खून नहीं था और कंबल भी बिल्कुल साफ था। लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे वहां कुछ देर पहले ही फेंका गया था। इसके अलावा आसपास की झाड़ियों और टहनियों को काटकर या हटाकर इस तरह रखा गया था कि लाश को पटरियों से छुपाया जा सके, जो हमारी जगह से सिर्फ 10 से 15 फीट दूर थी। ये साफ था कि कोई इस बेचारे कुत्ते को मारकर उसकी लाश यहाँ फेंक गया था और ये सब कुछ हाल ही में हुआ था। इस पॉइंट पर हमने एक दूसरे को देखा, वहां से भागने का फैसला किया और तेजी से उस पगडंडी से ऊपर सड़क की ओर भागे। हम मेरे दोस्त की कार तक पहुंचे और जितनी तेजी से हो सका वहां से निकल गए। बाद में हमने शेरिफ ऑफिस को इसके बारे में बताया, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने यही मान लिया कि किसी आवारा कुत्ते को ट्रेन ने कुचल दिया होगा, खासकर जब हमने उन्हें बताया कि उसका सर गायब था। हमें उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला, इसलिए मेरा मानना है कि या तो उन्होंने उसे ढूंढा ही नहीं या फिर किसने उसे मारा है, उसकी तलाश भी नहीं की। जो भी हो, मैं उस रास्ते पर दोबारा कभी नहीं गया।